Hello guys, very good afternoon to all of you. Welcome back to our YouTube चैनल अव्यान IAS Academy। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं नए नोटिफिकेशन जो कि हमारे जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आया है। तो गाइस आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि हमारे जून 2024 के लिए एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या नए नए चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस बार नई देखने को मिली हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जो है बात करते हैं क्या है ये नया नोटिफिकेशन। चलिए इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी विंडो स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है इसकी मई 10 मई 2024 और एग्ज़ाम की डेट भी आपकी आ गई है जिसकी डेट है 16 जून 2024। अब ये सिंगल डे में क्यों हुआ है इसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिंगल डेट क्यों आई है हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म की। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो गया है और उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी जानकारी आपकी दी गई है। तो आप सभी बच्चे जो इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा एक बार जो है गो थ्रू अपने एप्लीकेशन की विंडो को कर लें और ताकि जो सही इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल कर सको और आगे जाके आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसलिए आप एक बार पहले इस एप्लीकेशन बुलेटिन को, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड आउट कर लें और रीड आउट करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो को ओपन करें। चलिए मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्या क्या इसमें नए चेंजेस आए हैं और कौन कौन सी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके ओपन हुए हैं जिसकी जो डेट है आपकी 20 अप्रैल से लेकर कब तक चलेगी, आपकी 10 मई 2024 और रात 11:50 तक, 12 बजे नहीं है 11:50 तक। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रात 12 बजे तक होती है, कुछ की 5 बजे तक होती है। तो इन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है। तो प्लीज़ बच्चों लास्ट डे का वेट ना करें और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें कि हाई एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, हाई एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, जल्दी से मतलब आप उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन भर दो। तो इसलिए आप जो है सोच समझ के आप पहले उसको चीज़ों को रीड आउट करें, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 10 मई 2024 की है जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट है। रजिस्ट्रेशन मतलब आप फॉर्म को फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसकी लास्ट डेट है आपकी 10 मई 2024। लेकिन इसमें आपका जो एग्जामिनेशन फीस भरने की जो डेट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से 11th to 12th मई तक आप भर सकते हो रात 11:50 तक। मतलब रात 11:50 तक 11th और 12th तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो बेटा आप जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ तक करवा सकते हैं और उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस जो है वो आप 11 और 12 तक भर सकते हो। मतलब 12 तारीख आपकी लास्ट डेट है फीस भरने की, लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन इस तारीख तक होगा, 10 मई तक होगा, वही आपकी एप्लीकेशन फीस भर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका 10 मई तक फॉर्म नहीं भरा जाता है इन एनी हाउ एनी ऑफ द सिचुएशन, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर गया लेकिन फीस आपकी सबमिट नहीं हुई तब भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं करेक्शन आपकी अगर करनी है तो वैसे कोशिश करना कि आप लोग को करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी वो आपकी ओपन होगी 13 से लेके 15 में और आपका जो है 11:50 तक। तो 13, 14, 15 यानी 13, 14, 15 3 दिन आपकी जो है करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। लेकिन कोशिश करना कि भाई आपकी करेक्शन विंडो की जरूरत ना पड़े। नॉमिनल से चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आप लोग जो है इसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है कि कब से हमारे फॉर्म ओपन होंगे, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, डेट, पेमेंट की लास्ट डेट आपकी क्या है और कब तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ये है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब रहेगा आपका 16 जून 2024, क्योंकि उससे पहले इन्होंने बताया था कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो कब रहेगा 10 जून से लेके 21 जून तक आपका एग्जाम रहने वाला है। तो पहले जो एग्जाम था वो आपका इस डेट में शेड्यूल होने वाला था जो कि इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी आपके जब दिसंबर में इन्होंने एग्जाम निकाले थे। तो उसमें जून की डेट भी इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी थी, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने बताया है कि सिंगल डेट में आपका एग्जाम होगा और 16 जून 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस हमें देखने को मिला है वो क्या देखने को मिला है कि आपका पैटर्न चेंज हो गया है। सिंगल डेट में आपका एग्जाम रहेगा और अब जो आपका एग्जाम रहेगा वो आपका किस में रहेगा, OMR शीट। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपके जो ऑफलाइन एग्जाम आपके जो होते थे, जैसे हम लोग जो है पहले हमारे ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, ऑफलाइन से हम लोग स्विच हुए किस पे, ऑनलाइन पे, अगेन यहां से हम लोग जो है ऑफलाइन में स्विच हो गए। ये सबसे बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला है। काफी सारा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब हमें लग रहा था कि भाई आपका जो है एनटीए शायद सिलेबस की वजह से मतलब जो है इतना फॉर्म लेट निकाल रहा है, लेकिन अब जाके पता चला कि भाई इन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया है, दोबारा से ऑफलाइन के बारे में सोच रहे हैं। सोचो इतनी बड़ी एजेंसी जब इस तरीके का डिसीजन लेती है कि भाई हम जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना चाहते हैं या ऑनलाइन से फिर हम दोबारा से ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो इसका कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। जहां तक मुझे समझ आता है कि भाई इन लोगों ने पहले, आपने देखा होगा कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में भी कई सारे सेंटर से एग्जाम पेपर लीक होने के चांसेस मतलब आपके आ रहे थे, और उससे पहले वाला जो अटेम्प्ट हुआ था जून 2023 का, उसमें भी कई सारे ऐसे सेंटर्स में आपको जो है मिस अप्रोप्रिएशन आपकी हुई थी। तो उसकी वजह से आई थिंक कि मतलब जो है उसकी वजह से चेंजेस आपके किए जा रहे हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि इनके अलग अलग डेज में आपके एग्जाम होते थे, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता था। कई लाख बच्चे मतलब आपके 10 to 12 लाख आपके जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट जो आपके फॉर्म को भरते थे, तो वहां पर कई सारी मतलब जो है प्रॉब्लम आपकी हो जाती थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में काफी प्रॉब्लम होती थी, टेक्निकल इश्यूज वगैरह वो आपके अलग इशू रहते थे। इस बार आपको जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगी, और OMR शीट में आपको जो है मार्क करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा। आपका 150 क्वेश्चंस एक साथ में ही आ जाएंगे, इसके बीच में कोई टाइम गैप आपका नहीं रहेगा। पहले जब आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था तो पहले पेपर 1 होता था, उसके बाद थोड़ा सा टाइम गैप होता था, फिर पेपर 2 होता था, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम गैप होता था, फिर आपका पेपर 3 होता था। लेकिन बाद में इन्होंने सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को मर्ज कर दिया, और सेकंड और थर्ड पेपर को मर्ज करने के बाद सिंगल पेपर बना दिया इन्होंने। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आपका जो है टाइम गैप रहता था, हाफ एन आवर का टाइम गैप रहता था। लेकिन अब क्योंकि आपका जो है सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम है, शिफ्ट हो सकता है कि भाई आपका 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कर दें, लेकिन आपका जो है वन टाइम आपको जो है 3 आवर्स आपको जो है स्पेंड करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। उसके अलावा मतलब जो है एप्लीकेशन फॉर्म, अगर फीस की मैं बात करूं तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 1150 की फीस पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ओबीसी में भी नॉन क्रिमिनल और आपका जो है सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, अगर आप स्टेट लिस्ट को यूज करने वाले हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो आपका जो नाम है वो किस में होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग जो है इसको लिस्ट में अपना जो नाम है उसको आप फिलअप करवा लीजिए, ताकि आपके लिए इस फॉर्म को यूज करना ईजी हो जाए। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन फीस कितने रहने वाली है, 600 रुपीज रहने वाली है। इफ़ यू बिलोंग टू SC ST और आपका PWD और आपका थर्ड जेंडर कैटेगरी में हो तो आपकी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है, 325। फीस में ऐसा कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, फीस पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी चेंजेस है। और आपका जो है इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस है हमारे पैटर्न में चेंजेस है कि भाई आपका जो पैटर्न है वो आपका ऑफलाइन में हो गया है और सिंगल डेट में आपका एग्जाम रहता है। तो डेट भी आपकी पहले से ही मेंशन है, और होप सो कि आपका सेम डेट पे ही आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वहां पर आपके ऑप्शन आएंगे, पहले हमारे 2 ऑप्शन आते थे, अप्लाई फॉर, तो वहां पर आपका जो है JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। लेकिन इस बार जो है आपके 3 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका जो है PhD ओनली। तो आप उसके हिसाब से देखना कि अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हो, मतलब आपकी जो एज क्राइटेरिया है, अगर आपका JRF के लिए एलिजिबल है मतलब आपके 30 एज है, तो आप जो है JRF के लिए जा सकते हैं, मतलब अपर एज जो वो 30 है आपके। और उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो उसमें जो एज है आपकी 35 है। अदरवाइज आप जो है, अगर आप JRF की एलिजिबिलिटी अगर आपकी नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप तीनों में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों पे आप टिक कर सकते हैं। तो ये चेंजेस हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर जो बच्चे PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ समझने वाली बात है कि जो बच्चे PhD अप्लाई कर रहे हैं उनमें आपको जो है कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज है 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है PhD अगर जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब, आपका जो है जो बच्चे PhD के लिए एनरोलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्वालिफाइड आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब इसमें क्वालिफिकेशंस के कॉलम में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आपका आ जाएगा मास्टर डिग्री, एक आपका है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपका जो बच्चे 4 ईयर इंपॉर्टेंट आपके जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर्ड हैं
और वो उसके लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। लेकिन इसमें एक क्लॉज डाला है इन्होंने, ये क्लॉज इसलिए डाला है कि आपका जो है, अगर मान लो ये बच्चे अप्लाई कर लेते हैं और कल को इनका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो ये सिर्फ आपका पीएचडी के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री का होना कंपलसरी है। नहीं तो मतलब इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग होता है, पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। तो जो बच्चे 4 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए मतलब जो है एक सुनहरा मौका है कि आप लोग जो है एनरोलमेंट करवा सकते हो अगर आप लास्ट ईयर में हो तो। ठीक है। इसमें एज सच अगर मैं चेंजेस के सिलेबस के बारे में देखूं तो सिलेबस में एज सच मुझे कोई चेंजेस नहीं मिला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखो तो वहां पर सिलेबस के लिए एक लिंक दे रखा था, और सिलेबस के लिंक को जैसे ही आप मतलब क्लिक करोगे तो उसमें वही सारी चीजें मतलब आपकी आ रही हैं जो हमारी पहले एप्लीकेशन विंडो ओपन होती थी, सेम चीज आपकी वही ओपन हो रही। तो सिलेबस में एज सच कोई चेंज नहीं है। तो बेटा आप लोग जो है बिल्कुल इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाइए कि जो सिलेबस आपका अब तक चल रहा था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि भाई आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों उसमें रहेगा, और इस टाइम पे आपका जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पर भी चीजें आपकी पूछी जाती है। लेकिन अब आप ये देखो कि भाई जो हमारा ओएमआर शीट आएगी उसमें उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन पेपर भी आएगा, और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हिंदी में भी रहेगी इंग्लिश में भी रहेगी। ठीक है। और दूसरा, पहले जब हम ऑनलाइन मोड में एग्जाम देते थे तब भी हमारा लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन रहता था। लेकिन इसमें एक चीज और मेंशन करिए कि अगर मान लो कोई ग्लिच होता है या कोई भी अगर आपका इशू होता है तो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लो कई बार ऐसा हो जाता है वर्डिंग में लेके दिक्कत आ रही है या मीनिंग को लेके आपकी दिक्कत आ रही है, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को लेके दिक्कत आ रही है, तो उसमें प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो आपकी किसको दी जाएगी, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, हिंदी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको जो है कुछ बच्चों का ये था कि भाई जिस जिस मोड में आप फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम हिंदी या इंग्लिश उसी मोड में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले ही आपका इशू होता था, लेकिन अब ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा इशू पहले भी नहीं होता था, पहले भी आप लैंग्वेज स्विच कर सकते थे ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है। पहले आपको जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते थे तो वहां पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती थी, लेकिन फिर भी आप बीच में एग्जाम की लैंग्वेज को स्विच कर सकते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो डिटेल्स हैं, आप लोग जो है पर्टिकुलर की डिटेल्स को सही फिल करें, और सिंगल स्टूडेंट वन कैंडिडेट कैन फिल इन द सिंगल सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि सिंगल डे में आपका एग्जाम है तो एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकता है। और क्योंकि आपका अगर आपने कोशिश करी दूसरे उससे भरने से तो उसमें आपका जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और ऐसे में फिर आपके जो डिटेल्स हैं वो डुप्लीकेसी आपका बताएगा, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। अच्छा, इस बार इन्होंने जो है आप आधार कार्ड के लिए मैंडेटरी है कि आप आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, तो जैसे ही आप आधार कार्ड की डिटेल फिल करेंगे तो वो ऑटो फिल हो रही है आपके, जैसे फादर्स नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो रही हैं। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ठीक है, आप इजी इशू है आपका, तो उसमें मतलब जो है इजीली आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, कि भाई ये चीज़ इन्होंने पहले ही बता दी थी कि मतलब आपका जो है जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट हैं 4 ईयर आपके डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे चेयरमैन साहब ने पहले ही दे दी थी कि भाई इस तरीके के स्टूडेंट जो हमारे लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, कैन ऑल्सो लास्ट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट। लेकिन उसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है पीएचडी के लिए ही एलिजिबिलिटी मिलेगी, इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका जो रिजल्ट रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही आ गई थी कि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो 3 कैटेगरी में आएगा, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी। जो बच्चे एलिजिबल थे किसके लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर उनका इसमें क्वालिफाई होता है तो वो उसमें यस 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 और यस नो नो इस तरीके से आपका लिखा हुआ आएगा। सेकंड जो कैटेगरी है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए, इसमें आपको जेआरएफ का अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, और आपका जो पीएचडी है उसके लिए भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। थर्ड वाला जो है आपका पीएचडी के लिए है, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आपको जो है जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, बट आप जो है पीएचडी के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हो। इन दोनों कोर्सेज के लिए आपको जो है 70% की जो वेटेज रहेगी वो आपकी किसकी रहेगी, इस एग्जाम की रहेगी, और 30% वेटेज जो रहेगी आपकी इंटरव्यू की रहने वाली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। इसके अलावा अगर हम देखें वैलिडिटी ऑफ स्कोर कार्ड जो है वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, कि अगर आप जो है इस ड्यूरेशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है उसमें नेट क्वालिफिकेशन की
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हो तो उसमें एज सच कोई चेंजेस आपका नहीं आया है। वो पहले भी लाइफ टाइम वैलिड थी और अब भी आपकी लाइफ टाइम वैलिड है, लेकिन जेआरएफ और आपका जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर अगर आप अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट ईयर फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, तो नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा लग रहा था कि भाई आपका जो नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई आप जो है नेगेटिव मार्किंग एज सच अभी नहीं है, आगे को देखी जाएगी, लेकिन अभी इस अटेम्प्ट के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। और आपकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कोई मतलब ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है, तो जो एज का क्राइटेरिया था वो भी पहले ही आपका सेम था, तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपकी जो डिटेल्स है बहुत सोच समझ के भरें, और इसके अलावा आप जो अपना कंफर्मेशन पेज है उसको जरूर डाउनलोड करें। कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड करें ताकि बाद में कोई इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत हो तो उससे उसके साथ में आपको जो है मैच किया जा सके। और इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जो बहुत ध्यान से सोच समझ के अगर आपको रखना है तो वो चीज़ आप जो है एक जगह नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा अगर हम देखें कि जब आप रिजल्ट देखोगे उस टाइम पे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा जब आप सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे उस टाइम पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अपना जो कंफर्मेशन पेज है और आपका जो पासवर्ड है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें ध्यान से रखें। अच्छा, जो बच्चे आपके साइबर कैफे से फॉर्म भरवाने जा रहे हैं वो जरा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो आपका नंबर आप डालोगे आपके वेरिफिकेशन के लिए, नंबर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपकी उसी नंबर पे जाएगी। कई बार क्या होता है, हम लोग साइबर कैफे में जाते हैं और अपना फॉर्म फिल करवाते हैं तो वो अपना नंबर जो है अपडेट कर देता है वहाँ पे, हमारे पास कई बार मतलब जो है नोटिस नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, तो इसकी वजह से मतलब वो अपना नंबर जो है अपडेट कर देते हैं वहाँ पे, और वही नंबर जो हमारे लिए प्रॉब्लम की क्योंकि जो भी नंबर आपके चेंजेस होंगे वो उसी नंबर के थ्रू आपके चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी जानकारी अपनी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो कौन कौन सी मतलब जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का मानना ये है कि भाई हमारा जिस दिन आपका एग्जाम है 16 जून को, सेम डे पे आपका जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर क्या चांसेस हैं आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड होने के, आगे पीछे होने के। तो इसमें देखो एज सच कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके के एग्जाम आपके बनते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही बनते हैं। ठीक है। तो अभी आप फिलहाल मान के चले कि जो हमारा एग्जाम है वो 16 जून को हो जाएगा, और आप अपनी जो तैयारी है बिल्कुल इसी हिसाब से करनी है। तो आप अपना जल्दी से सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए, मॉक टेस्ट पे आइए, और उसके बाद कम से कम आपको 8 से 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं बिफोर एग्जाम। ठीक है। ओएमआर पे एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो टाइम का थोड़ा सा इशू है वो थोड़ा सा रहेगा। और एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हमारा ये है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते थे तो वहाँ पे आपको विंडो स्क्रीन आपको जो है एडजस्ट करनी होती थी, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पर इशू आपका जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको समझ आ गया होगा, और आप जब फॉर्म भरेंगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद फॉर्म भरेंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सही से अपनी डिटेल्स भरें और आगे चल के अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।